हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम मध्य प्रदेश की परीक्षा धाम की बुक को डिस्कस कर रहे हैं जो एमपीपीएससी एवं राज्य की अन्य अदर कंपटीशन एग्जाम है। वनडे एग्जाम हो गया, स्टेट लेवल एग्जाम जिसमें मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन पूछा जाता है, सब में ये काम आएगा विषय। ये आप देख सकते हैं क्या है, ये सामने आपकी बुक का कवर पेज है। विषय सूची लिख रखी है। आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, आज हम 24वें नंबर का चैप्टर को डिस्कस करेंगे। 24वें नंबर का चैप्टर को डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश में लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानेंगे। इसके पहले 23 लेक्चर मैंने डाल चुका हूं और चैनल में प्लेलिस्ट बना के रख चुका हूं। आप उसको देख के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके उसको बार बार पढ़ के उसमें चैंपियन बन सकते हैं और आसान तरीके से तैयारी जारी रख के अपनी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। आइए शुरू करेंगे ज्यादा देरी ना करते हुए। आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, ये इतिहास पूरा कंप्लीट हो चुका है मध्य प्रदेश का, है ना। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक चैनल मिल जाएगी प्लेलिस्ट। आगे चलते हैं अपन। तो देखो दोस्तों, 24वें नंबर का चैप्टर है। कौन से नंबर का? 24वें नंबर का है। काय का? परीक्षा धाम के बुक का है। तो मध्य प्रदेश की लोक कल्याणकारी योजनाओं को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पता होना आपको लोक कल्याणकारी का अर्थ क्या होता है। लोक कल्याणकारी राज्य, अपन पढ़े ना संविधान में, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ऐसा लिखा हुआ है कि नहीं अनुच्छेद में। हाँ, तो लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ क्या होता है? लोक कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य अपनी संपूर्ण जनता का सार्वजनिक विकास करना तथा लोकहित करना, लोगों के हित के लिए काम करना, लोकहित करना। लोकहित से तात्पर्य है राजनीतिक हो गया, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से व्यक्ति की अवसर की समानता को दूर कर उसकी साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था करना होता है। पूर्ति की व्यवस्था करना होता है, उसी को बोलते हैं लोगों के कल्याण के लिए बनाई जाने वाली योजना। लोक का मतलब होता है लोगों के लिए, जनता के लिए, लोगों के कल्याण के लिए बनाई जाने वाली योजनाएं। योजनाओं का मतलब क्या होता है आप तो जानते ही दोस्तों। योजनाओं का मतलब होता है प्लान बनाना, कार्य करने की रूपरेखा तैयार करना, कैसे कार्य करेगा राज्य में, है कि नहीं, योजना कैसे कार्य करेगी। तो योजना का अर्थ तो आप जानते ही होंगे, किसी भी कार्य की सफलतापूर्वक नियोजन पर ही आधारित होता है। किसी कार्य को सफलतापूर्वक करते हुए निश्चित लक्ष्य प्राप्त करने का साधन योजना कहलाता है ना। प्लान करना, प्लानिंग करके काम करना। तो लोक कल्याण का मतलब समझ में आ गया, लोगों के कल्याण के लिए जो योजना बनाई गई है, लोगों के कल्याण के लिए। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? तो इसमें हम शिक्षा संबंधित योजना अलग पढ़ेंगे, स्वास्थ्य संबंधित योजना बनाई गई है उसके बारे में अलग पढ़ेंगे, क्योंकि यानी एक ही लेक्चर में पढ़ेंगे लेकिन अलग अलग टॉपिक दिए हुए हैं। गरीबी एवं रोजगार उन्मूलन से रिलेटेड योजना बनाई गई है, उसको पढ़ेंगे। अनुसूचित जनजाति योजना के बारे में, जाति और जनजाति के बारे में। महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से जो योजनाएं चलाई जा रही है उसको पढ़ेंगे। अल्पसंख्यक संबंधित योजनाओं और वृद्धजन संबंधित योजनाओं, दिव्यांग जन संबंधित योजनाओं को पढ़ेंगे और कृषि आधारित योजना, कृषि संबंधित योजनाओं को पढ़ेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपन। आइए शुरू करते हैं शिक्षा से संबंधित योजना। शिक्षा से रिलेटेड कौन कौन सी योजनाएं अपने मध्य प्रदेश में चलाई जा रही है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले आती गांव की बेटी योजना। दोस्तों, अपने डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार वनडे एग्जामों में। गांव की बेटी योजना का प्रारंभ कब किया गया था? 2005 में किया गया था, याद रखना है। कब किया गया था? 2005 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इस योजना का उद्देश्य क्या था? इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांव में शिक्षा प्राप्त कर रही छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। जो बालिकाएं हैं, छात्राएं हैं, उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना था। गांव की बेटी योजना के माध्यम से 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने वाली प्रत्येक छात्र को 500 रुपये प्रति माह की दर से 10 माह तक प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती थी। दोस्तों, जाती है 10 वर्ष प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। अब गांव की बेटी को अपने शिक्षा से संबंधित खर्चे के लिए किसी पर भी निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से छात्राओं के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा एवं गांव के साक्षरता दर में भी बढ़ोतरी होगी, और इसके अलावा रोजगार के स्तर को बढ़ावा में भी यह योजना कारगर साबित होगी। तो अपने को इतना ही याद रखने की बनती है। यहाँ से प्रारंभ कब हुआ था? 2005 से। प्रत्येक गांव की 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु 500 रुपये प्रति माह से 10 माह तक प्रतिवर्ष यानी प्रतिवर्ष 5,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इतना याद रखना है। कैसे संबंधित है, कब प्रारंभ हुआ, और जो मैंने बोल के बताया उसको सुन लेना है एक बार बस। आगे बात करते हैं हम स्वामी विवेकानंद कैरियर योजना की। तो स्वामी विवेकानंद कैरियर योजना लाई गई दोस्तों। स्वामी विवेकानंद कैरियर लगा हुआ यानी कैरियर से रिलेटेड है। युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण के साथ उन्हें रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने में भी मध्य प्रदेश राज्य सरकार मदद करेगी।
रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने में भी मध्य प्रदेश सरकार मदद करेगी। अगर आप भी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और प्रशिक्षण प्राप्त करना, रोजगार और फिर स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए ये योजना कारगर साबित हो सकती है। तो इससे अपने को याद रखना, ये भी योजना 2005 में प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, बस इतना सा देख लेना है, खत्म। तो समझ में आ गया उद्देश्य क्या है इसका। रोजगार छात्रों के लिए कैरियर हेतु मार्गदर्शन उपलब्ध कराना, स्वामी विवेकानंद कैरियर योजना 2005। अगला बात करेंगे कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना, यानी साक्षरता के लिए कन्याओं को शिक्षा हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रदेश के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं को, किसकी जनजाति की बात हो रही है ना, यानी एससी की बालिकाओं के प्रति रुचि बढ़ाने के साथ साथ अधिक से अधिक आगामी कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कराए जाने हेतु कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना शुरू की गई थी दोस्तों। उनको प्रोत्साहन दी गई थी। किसको, ये कब शुरू हुआ, प्रारंभ क्वेश्चन आता है कब हुआ, तो ये 2006 में हुआ। एसटी और एससी वर्ग की कन्याओं को 6वीं 9वीं एवं 11वीं में प्रवेश लेने पर 500 रुपये, 1000 रुपये और 3000 रुपये प्रति वर्ष की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रोत्साहन करना, कन्याओं को प्रोत्साहन करना कि वो आके गवर्नमेंट स्कूलों में एडमिशन कराए। कई लोग बालिकाएं पढ़ाते नहीं उनके घर के, इसलिए प्रोत्साहन किया गया कि 500 रुपये मिलेंगे, 1000 रुपये मिलेंगे और 3000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। क्योंकि हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि ये राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे। लोग कल्याणकारी, लोगों के कल्याण करने के लिए स्थापना करें, है ना। नीति निर्देश सिद्धांत में दिया हुआ है ना दोस्तों। जब संविधान पढ़ाया था मैंने, आपने देखे नहीं, और फिर भी एक और बार पढ़ाने वाला हूँ पूरा अच्छे से बेहतरीन तरीके से, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा उसके लिए। तो समझ में आ गया। अगला बात करेंगे एकलव्य शिक्षा विकास योजना। तो नाम से ही पता चल रहा है एकलव्य शिक्षा विकास यानी शिक्षा से संबंधित है। तो तेंदुपत्ता संग्राहकों को, होनहार बच्चों को, तेंदुपत्ता संग्राहकों के जो तेंदुपत्ता चुनने वाले लोग हैं दोस्तों, उनके जो होनहार बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश एकलव्य शिक्षा विकास योजना को लागू किया गया है। इस योजना को एकलव्य शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के अंतर्गत तेंदुपत्ता संग्राहकों को, मवेशी चराने वालों को, वनोपज समिति एवं प्राथमिक वनोपज समिति के बंधकों के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक मदद दी जाती है, ताकि इन बच्चों का शैक्षणिक विकास किया जा सके, शिक्षा से रिलेटेड विकास किया जा सके, ताकि इन बच्चों का शैक्षणिक विकास किया जा सके। इस योजना को ऐसे कैसे मिलेगा लाभ, तो कैसे मिलेगा तो हम बताते हैं। इसके अंतर्गत आवेदन करना पड़ेगा, आवेदन करके बनना पड़ेगा। यहाँ देखो क्या लिखा है, इसको पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्राहकों को मेधावी छात्रों को कक्षा 9वीं 10वीं में 12,000 रुपये, 11वीं 12वीं में 15,000 रुपये, गैर तकनीकी स्नातक छात्रों को 20,000 रुपये, है ना। तकनीकी स्नातक छात्रों को 50,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी दोस्तों। 50,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। याद रखना है एकलव्य शिक्षा विकास योजना तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए है, पूछा जा सकता है। अगला है विक्रमादित्य निशुल्क शिक्षा योजना। तो नाम से बनाया गया है विक्रमादित्य निशुल्क शिक्षा योजना। अगला है विक्रमादित्य निशुल्क शिक्षा योजना। तो ये क्या है दोस्तों, तो ऐसे परिवार के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विक्रमादित्य स्कॉलरशिप योजना लाई गई है, शुरू की गई है। योजना के अंतर्गत 12वीं कक्षा में 60% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले तथा बीपीएल परिवार के छात्र छात्राओं से प्रति वर्ष लिए जाने वाले शिक्षण शुल्क में अधिकतम 2500 रुपये तक के शुल्क में छूट दी जाएगी। जितना भी लेते हैं उसमें से 2500 रुपये शुल्क में छूट दी जाएगी, ये बनाया गया है। तो देखो ये कब आई, ये कब आई ये योजना 2008-9 में आई थी। सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवार, बीपीएल का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यापन कर रहे हैं, के परिवार के विद्यार्थियों को 12वीं कक्षा में 60% से अधिक अंक लाने पर जिनके माता पिता की आय 42,000 रुपये से अधिक ना हो, वार्षिक आय 42,000 रुपये से अधिक ना हो, ऐसे विद्यार्थियों को शासकीय महाविद्यालय से निशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान की जाएगी। शासकीय महाविद्यालय जो कॉलेज है, कॉलेज में निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। किसको, जो 12वीं कक्षा में 60% से अधिक लाता है उसको। आगे समझ, ये विक्रमादित्य निशुल्क शिक्षा योजना समझ में आया। कॉलेज में एडमिशन के लिए निशुल्क शिक्षा योजना। प्रारंभ याद रखना है 2008-9 में, और इसका एकलव्य शिक्षा विकास योजना कब था, 2010-11 में। ये तो बाकी 2006 वाला तो याद ही है।
समाचार पन्नों में आत्मनिर्भरता का रेड मैप जारी करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है दोस्तों। तो शिवराज सिंह चौहान ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रेड मैप 2023 में जारी हुआ। विकास का नया परिवेश मिलेगा मध्य प्रदेश को, आत्मनिर्भर बनेगा मध्य प्रदेश। आत्मनिर्भर का मतलब होता है खुद पे निर्भर, खुद पे निर्भर। आत्मनिर्भर यानी सेल्फ, है ना, खुद के लिए निर्भर है, किसी से उससे परमिशन लेने, किसी के सामने हाथ फैलाने, ये वो की जरूरत नहीं है। उसका रेड मैप जारी करा है मध्य प्रदेश ने। रेड मैप जारी करने वाला देश का पहला राज्य, देश का पहला राज्य। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है क्योंकि मध्य प्रदेश जो भी चीज में प्रथम होता है दोस्तों उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो रेड मैप जारी करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है, इतना अपने को याद रखना बनता है। आगे हम आगे की योजनाओं को डिस्कस करते हैं धमाकेदार तरीके से। प्रतिभा किरण योजना, प्रतिभा किरण योजना नाम से ही पता चल रहा है क्या नाम है इसका, प्रतिभा किरण योजना। यानी कि प्रतिभा किरण स्कॉलरशिप मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। यह योजना केवल गरीबी रेखा में आने वाले जरूरतमंद लेकिन पढ़ाई में होशियार छात्रों के लिए, जरूरतमंद के लिए है, लेकिन पढ़ाई में होशियार छात्राओं के लिए चयनित छात्रों को मिलने वाली राशि पर हर महीना 500 रुपये प्रदान किया जाएगा। यह स्कॉलरशिप एक वर्ष में केवल 10 महीने के लिए दी जाएगी, एक वर्ष में केवल 10 महीने के लिए दी जाएगी। देखो वही लिखा हुआ है यहाँ पे जो मैंने बोल के बताया, तरीका अलग है बस। आगे समझ, तो इसको पढ़ लेना दोस्तों, जो मैंने बोल के बताया वही तो है। 2009 में प्रारंभ हुआ था। सुदामा शिक्षा वृत्ति योजना, सुदामा शिक्षा वृत्ति योजना ये भी इंपॉर्टेंट है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लड़कियों और लड़कों को स्कूल में आने के लिए प्रोत्साहन करना है, एक शिक्षा प्राप्त करना और स्कूल ड्रॉप आउट अनुपात को कम करना है। जो स्कूल छोड़ चुके बच्चे होते हैं, है ना, उसको कम करना है, जो स्कूल पढ़ नहीं रहे हैं, छोड़ चुके बच्चे हैं। इस योजना में सामान्य गरीबी रेखा के से 9वीं से लेकर 9वीं 10वीं कक्षा के लिए छात्रों को लाभ देता है और सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, ये सब ये लिखा हुआ है। 2009-10 में प्रारंभ हुई थी सुदामा शिक्षा वृत्ति योजना। उद्देश्य विद्यालय में सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को प्रतिवर्ष 500 रुपये दिया जाएगा, है ना, 500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। 5000 शैक्षणिक छात्र प्रतिमाह 10 माह तक शिक्षा प्रदान करेंगे, प्राप्त कर सकेंगे। अगला है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत महाविद्यालय स्तर में इच्छुक छात्रों का आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं और ये योजना शुरू की गई है। इस योजना में राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा की तैयारी, नहीं वो नहीं है, हाँ ये इसमें समझ में आ गया कि इसमें क्या याद रखने की बनती है। तो इतना ही याद रखना है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना 21 सितंबर 2010 को शुरू की गई थी। तारीख इंपॉर्टेंट है, 21 सितंबर 2010 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य 12वीं की परीक्षा में 80% और उससे अधिक अंक पाने पर सभी वर्गों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। सभी वर्गों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप दी जाएगी अगर 80% के ऊपर आता है तो। अगला है आकांक्षा योजना। आकांक्षा योजना ऐसी योजना है दोस्तों, आकांक्षा योजना मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के अनुसूचित जनजाति वर्ग के, जनजाति यानी एससी वर्ग के लिए है ना, जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आकांक्षा योजना शुरुआत की है। इस योजना में राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ केवल एमपी के अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी ही उठा पाएंगे, बस उनको मिलेगा। आकांक्षा योजना को आदिम जाति कल्याण विभाग को सौंप दिया गया है। इस योजना में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सरकारी परीक्षा की तैयारी करने का लक्ष्य रखा गया है। उनको कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी, निशुल्क करवाई जाएगी। कई जिले में आपने देखा होगा आकांक्षा योजना चल रही है और योजना चलती है ये एससी के बच्चों के लिए सरकारी नौकरी की तैयारी, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। हमारे बालाघाट जिले में तो चल रही थी, है ना, तो हमारे बालाघाट में और कई जिलों में चल रही है। तो एससी वाले हैं, आप तो जाके वहाँ पे एडमिशन करा सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। कभी चलती कभी बंद हो जाती है योजना, लेकिन चलती तो है, योजना तो शुरू हुई। आकांक्षा योजना काय के लिए है, इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रवेश परीक्षा यानी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी निःशुल्क तरीके से एससी के छात्रों के लिए, काम कदम छात्र छात्राओं के लिए। स्मार्टफोन वितरण योजना, तो स्मार्टफोन दे रही थी सरकार कुछ दिन पहले, आपको पता होगा, भले ही पुराना फोन दे रही थी, कैसा भी दे रही थी, सस्ता वाला दे रही थी, दे तो रही थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस योजना के माध्यम से प्रदेश में छात्रों को निःशुल्क टैबलेट एवं स्मार्टफोन प्रदान किए जाएंगे। ये सभी छात्रों को आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको दिए जाते हैं और उनको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। 2017 में प्रारंभ की गई थी दोस्तों ये योजना, स्मार्टफोन दिया जा रहा है सबको, है ना, 2017 में।
यह योजना सभी वर्गों को, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए बनाई गई थी। सभी लोगों को जो कॉलेज में पढ़ रहे थे 2017 से प्रारंभ हुई, उनको एक स्मार्टफोन दिया जाता था सस्ता वाला, जैसा भी देते थे तो एक स्मार्टफोन दिया जाता था सस्ता वाला, उसमें वाईफाई चलाओ और पढ़ाई करो करके। पढ़ाई कम करते थे और व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा चलाते थे। इंस्टा तो आया नहीं था उस टाइम पे, आ गया था लेकिन रील्स नहीं आई थी तो समझे दोस्तों, तो ये पढ़ाई करने के उद्देश्य से दी गई थी प्रोत्साहन, है ना। 2017 में स्मार्टफोन दिया जा रहा था, तो समझ में आ गया, सभी को स्मार्टफोन दिया जा रहा था, वही योजना है। इसका सन आ सकता है बस 2017। अगला है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम पूछा जा चुका है कई बार परीक्षा में। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम भारत सरकार की एक योजना है। ये भारत सरकार ने बनाई थी ये योजना, भारत सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत पूरे देश में प्राथमिक एवं लघु माध्यमिक विद्यालयों को छात्र छात्राओं को दोपहर का भोजन निःशुल्क में दिया जाएगा। यानी कि उनका कहना था कि आप सिर्फ अपना कॉपी पुस्तक लेके स्कूल आओ, स्कूल में ही खाना वानी सब मिलेगा। तो जो दोपहर का भोजन निःशुल्क दिया जाता है दोस्तों, दोपहर का भोजन निःशुल्क दिया जाता है, वहाँ पे बनता है, वहाँ पे वो बाई लोग बनाती है और बनाने के बाद सबसे पहले टीचर लोग खाते हैं, एक दो लोग टीचर खा के देखते हैं सही बना है कि नहीं, और उसके बाद पूरे बच्चे खाते हैं थाली वाली लगा के बेहतरीन पेट भर के, उसके बाद पढ़ाई करने बैठते हैं दोस्तों। इसका मतलब ये था कि आप सीधे स्कूल आओ, बस भोजन भी आपको यहीं पे मिलेगा, आपको टिफिन लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी को बोला गया था मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। मध्याह्न का मतलब मध्य में, यानी स्कूल के मध्य में, है ना, स्कूल के बीच में, है ना। नामांकन बढ़ाने, प्रशिक्षण, उपस्थित साथ साथ बच्चों को पौषणिक स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से, किस उद्देश्य से, बच्चों के पौषणिक स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से 15 अगस्त 1995 को केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में प्रारंभिक शिक्षा के राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम शुरू किया गया था। अधिक बच्चे खाली पेट स्कूल आते थे दोस्तों, गरीब रहते थे कई, है ना, घर में जल्दी खाना नहीं बनता था, तो खाली पेट स्कूल आते थे, इसलिए ये योजना प्रारंभ की गई। स्कूल बच्चे आने से पहले भोजन नहीं कर पाते थे, इसीलिए उन्हें भी दोपहर तक भूख लग जाती थी और अपना ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित नहीं कर पाते थे, इसीलिए उनके लिए यह योजना बनाई गई। योजना के साथ साथ मध्याह्न भोजन बच्चों के लिए पूरक पोषण के स्रोत के रूप में भी काम आता है। पूरक पोषण पूरा मिल जाता है, दाल भात खाओ, बेहतरीन दाल भात मिलता है, उसमें थोड़ी एक दो सब्जी भी मिलती है ना। तो ये बनाया गया था, इतना याद रखना है। इससे इसकी तारीख इंपॉर्टेंट है, इसकी तारीख 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 15 अगस्त 1995। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया पूछा जा सकता है, 15 अगस्त 1995 को, है ना। यहाँ क्या लिखा है, प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक बच्चों के भोजन में 450 कैलोरी, देखो कैलोरी कितनी, 450 कैलोरी एक दिन में, 450 कैलोरी में 12 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध कराया जाता है। हालांकि इसका नाम बदलकर पीएम पोषण कार्यक्रम कर दिया गया है। जो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का नाम बदलकर पीएम पोषण कार्यक्रम कर दिया गया है। क्या कार्यक्रम किया गया, पीएम पोषण पीएम पोषण कार्यक्रम यानी प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण या पोषण कार्यक्रम कर दिया गया। प्रधानमंत्री पोषण कार्यक्रम कर दिया गया, इतना याद रखना है। कब, 15 अगस्त 1995 खत्म। आगे बढ़ते हैं अपन। शिक्षा से संबंधित योजनाओं को डिस्कस कर लिए थे। अब स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं जो हैं, कल्याणकारी योजनाएं जो मध्य प्रदेश सरकार चला रही है, उनको हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। वीडियो को आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं क्योंकि टाइम बचेगा, है ना। तो देखिए, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना दोस्तों, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना है ये सितंबर 2004 यानी 25 सितंबर 2004 को लागू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के सभी वर्गों के परिवारों को बीमार पड़ने पर गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना है। इसमें 20,000 रुपए की सीमा तक निःशुल्क जांच एवं उपचार की पात्रता एक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में दी जा सकती है दोस्तों। तो ये परीक्षा में अपने को इसकी प्रारंभिक तिथि पूछी जा सकती है जो 25 सितंबर 2004 है। बीपीएल एसटी/एससी के लिए शासकीय अस्पतालों में 20,000 रुपए तक का प्रतिवर्ष इलाज निःशुल्क किया जाएगा। बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए। तो ये समझ में आ गया, स्वास्थ्य से संबंधित है, तारीख याद रखना है। विजय राजे जननी कल्याण बीमा योजना, विजय राजे जननी कल्याण योजना,
ये प्रदेश में मृत्यु दर कम करने एवं संस्थागत प्रसाव को बढ़ावा देने के लिए विजय राजे जननी कल्याण बीमा योजना प्रारंभ की गई है। यह योजना दिनांक 16/5/2006 से पूरे प्रदेश में लागू की गई है। योजना में विस्तृत निर्देश पात्र के साथ संकलन और कृपया योजना का तत्कालीन क्रियान्वयन किया जाना सुनिश्चित करता है दोस्तों, है ना। तो इसकी प्रारंभिक तिथि कौन सी है? 12 मई 2005 में प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य संस्थागत प्रसाव को प्रोत्साहित करने के लिए प्रसाव को प्रोत्साहित करने के लिए बीपीएल परिवार की गर्भवती महिलाओं को 1000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। 1000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। इंपॉर्टेंट है, ये योजना याद रखना है ना। क्या है? मृत्यु दर यानी माताओं की जो मृत्यु हो जाती थी प्रसव के दौरान, मृत्यु दर को कम करने एवं संस्थागत प्रसाव को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू की गई है। तारीख याद रखना है। अगला है दीनदयाल चालित अस्पताल योजना। दीनदयाल चालित अस्पताल योजना को मध्य प्रदेश शासन द्वारा 29 मई 2006 को पूरे प्रदेश में लागू किया गया। इस योजना के अंतर्गत चालित वाहन के माध्यम से आदिवासी क्षेत्र के गांवों में लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं दी जाती है। डॉक्टर, स्टाफ, जरूरी उपकरण और दवाई के साथ साथ मुफ्त इलाज के लिए वाहन में गांव-गांव जाते हैं दोस्तों। ये 29 मई 2006 को शुरू की गई। प्रदेश में दूरस्थ एवं एसटी/एससी के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है दोस्तों, है ना। इसका उद्देश्य है, इतना याद रखना है इससे। अगला है जननी सुरक्षा योजना दोस्तों। ये 12 अप्रैल 2005 को शुरू की गई थी। जननी सुरक्षा योजना के तहत ग्रामीण इलाके की गर्भवती महिलाओं को 1400 रुपए और शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 1000 रुपए दिए जाते हैं। जबकि प्रधानमंत्री मृत वंदना योजना के तहत एक और योजना चल रही है दोस्तों, उसका नाम है प्रधानमंत्री मृत वंदना योजना के तहत 5000 रुपए और मिलते हैं। प्रसव के बाद 5 साल तक बच्चा के टीकाकरण को लेकर भी इन्हें संदेश मिलते रहते हैं। टीकाकरण से रिलेटेड भी उनको संदेश दिए जाते हैं कि आपने टीका करवाए हैं कि नहीं। तो समझ में आ गया जननी सुरक्षा योजना क्या है। तो ये ग्रामीण महिला की गर्भवती महिलाओं को 1400 और शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 1000 रुपए दिए जाते हैं, है ना। तो ये योजना क्यों शुरू की गई थी दोस्तों? ये योजना 12 अप्रैल 2005 को शुरू की गई थी। मध्य प्रदेश के शिशु एवं मृत्यु दर को कमी लाने के लिए, शिशु एवं माता और बच्चे दोनों की मृत्यु दर को कम लाने हेतु संस्थागत प्रसाव को बढ़ावा देने के लिए, संस्थागत प्रसाव का मतलब जब महिला बच्चे को जन्म देने वाली होती है दोस्तों, तो प्रसाव को बढ़ावा देने एवं प्रसाव सुविधा हेतु 24 घंटे वाहन उपलब्ध कराना। 24 घंटे वाहन उपलब्ध कराना। सीधे कॉल कीजिए, आप किस में कॉल कीजिए? जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना में कॉल कीजिए, है ना। जननी सुरक्षा योजना में कॉल कीजिए। एम्बुलेंस सेवा 108 में भी कॉल करें तो घर पहुंच जाती है और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल लेके जाती है और वहां पे फिर उनकी डिलीवरी होती है। तो ऐसा करने पर उनको कितने रुपए दिए जाते हैं? तो ये मैंने बता दिया। शहर वालों को कितने? 1400 और ग्रामीण वालों को ग्रामीण वालों को 1400 और शहर वालों को 1000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको समझ में आ गया। जननी सुरक्षा योजना मृत और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाई गई थी और अदर स्टेट में भी ऐसी योजनाएं चल रही है दोस्तों। क्योंकि, है ना, इसलिए लाई गई थी क्योंकि कल्याण करना प्रदेश का कर्तव्य बनता है कि विकास करना। तो आगे चलते हैं अपन। मंगल दिवस योजना क्या है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मंगल दिवस योजना शुरू की गई। इस योजना में मुख्य उद्देश्य आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की उपस्थिति में सुधार करना, सुरक्षित प्रसव करना और मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना, बच्चों में कुपोषण को कम करना, उन्हें उपयुक्त सुविधा उपलब्ध कराना, किशोरी लड़कियों की उचित देखभाल शामिल है इसके अंतर्गत, है ना। इसके अंतर्गत ये 2007-8 में लाई गई थी दोस्तों। प्रथम मंगलवार को गोद भराई रस्म की जाती है इसमें। सेकंड मंगलवार को अन्न प्रसन्न दिए जाते हैं। तृतीय मंगलवार को जन्म दिवस मनाया जाता है और चतुर्थ मंगलवार को किशोर बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। किशोर बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किशोर बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ये 24 जनवरी को हर वर्ष मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, 24 जनवरी को हर वर्ष मनाया जाता है।
24 जनवरी, भारत में हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। इंपॉर्टेंट है, व्यापम में पूछा जा चुका है ना, इंपॉर्टेंट है, व्यापम में पूछा जा चुका है। ये मनाने का मुख्य उद्देश्य लड़कियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता करना है, जिसकी शुरुआत भारत सरकार ने 2008 में की थी दोस्तों। अगला है दोस्तों मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना। मध्य प्रदेश की इस मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना 2023 के तहत क्या बताया गया है, जो बच्चे जन्म से दिल हृदय से संबंधित रोग से ग्रसित होकर पैदा होते हैं उन्हें मुफ्त चिकित्सा उपलब्ध कराई जाएगी। इस सरकारी योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वित्तीय वर्ष 2011 में शुरू किया था। वित्तीय वर्ष 2011 में शुरू किया था। इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश के हृदय रोग से पीड़ित बच्चों का निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना है दोस्तों। अगला है सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना, है ना। तो ये दमोह जिले से शुरू हुई थी दोस्तों, दमोह जिले से शुरू हुई थी। दमोह सागर सहित प्रदेश के 1595 स्वास्थ्य केंद्र पर सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत मध्य प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों को आवश्यक दवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। अस्पताल में यही दवा नहीं है तो अस्पताल प्रबंधन से खरीदकर उपलब्ध कराया जाएगा, ऐसा बताया गया है। 17 नवंबर 2012 को जबलपुर के सेठ गोविंद दास अस्पताल से प्रारंभ की गई थी। यानी दमोह और सागर सहित दमोह और सागर में भी प्रारंभ की गई, लेकिन सबसे पहले जबलपुर के सेठ गोविंद दास अस्पताल से प्रारंभ की गई थी 17 नवंबर 2012 को। अगला है अंतरा योजना। अंतरा योजना 15 अगस्त 2017 को लागू की गई दोस्तों, प्रारंभ की गई। यानी कि मध्य प्रदेश अंतरा योजना को मध्य प्रदेश में लागू करने का उद्देश्य बच्चों में अंतराल रखने एवं बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने। जो बच्चे पैदा होते हैं बच्चों में अंतराल रखने, एक बच्चे पैदा होने के बाद कम से कम 2-3 साल 5 साल का अंतराल रखें, उसको बताने के लिए बच्चों में अंतराल रखने एवं बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकती है ये योजना। मध्य प्रदेश में अंतरा योजना के तहत महिलाओं को इलाके के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सलाह से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गायनिक विशेषज्ञ की देखरेख में महिलाओं को अंतरा नामक इंजेक्शन लगाए जाते हैं। अंतरा नामक इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिससे उनको अपना यानी बोल सकते हैं जनसंख्या बढ़ाने, यानी उनको बोल सकते हैं उद्देश्य बच्चों के अंतराल रखने, यानी बच्चे जो होते हैं कंटिन्यू हर साल बच्चे नहीं, उसमें अंतराल रखने के लिए शुरू की गई है ना। तो ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं और उनको सलाह के माध्यम से उन्हें जागरूकता प्रदान भी की जाती है दोस्तों। नाम से ही पता चल रहा है अंतरा यानी अंतर रखना, है ना, 2-3 साल का अंतर रखना, है ना। ये समझ में आ गया। बच्चों के जन्म में अंतर रखने एवं बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के उद्देश्य से 15 अगस्त 2017 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई ये योजना। अगला बात करते हैं दोस्तों अपन अब काय की। अगली योजना है, ये हैंग हो रहा है थोड़ा सा फोन, हाँ ये इंद्र मिशन हैंग हो रहा है। रुको वेट जस्ट सेकेंड, अपने आप ही हो रहा है। ये मिशन इंद्रधनुष योजना, ये मिशन इंद्रधनुष योजना जो है भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लगाए गए मिशन इंद्रधनुष को सुशासन दिवस 25 दिसंबर 2014 को गुड गवर्नेंस डे यानी राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कब मनाते हैं, 25 दिसंबर को, और 25 दिसंबर को ही अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है। क्वेश्चन ऐसा भी आता है सुशासन दिवस कब मनाया जाता है और किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है मेरे प्यारे मित्रों, है ना। तो इस मिशन की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई। इसका उद्देश्य 2020 तक टीकाकरण कार्यक्रम में वंचित सभी बच्चों को शामिल करना है। टीकाकरण कार्यक्रम से वंचित सभी बच्चों को शामिल करना है। इसमें 7 बीमारियों को शामिल किया गया है, क्योंकि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं ना दोस्तों, इसीलिए इसका नाम इंद्रधनुष रखा गया है, इंद्रधनुष। तो 7 बीमारियों को शामिल किया गया है। खसरा हो गया।
अगली योजना है ब्रो मिशन इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं कि नहीं, वैसी 7 बीमारियों को इसमें शामिल किया गया है। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य 2020 तक टीकाकरण कार्यक्रम से वंचित सभी बच्चों को शामिल करना है। 7 बीमारियों को शामिल किया गया, खसरा हो गया, पोलियो हो गया, काली खांसी, टिटनेस, तपेदिक, डिप्थीरिया और हेपेटाइटिस बी। तो ये सारी बीमारियां कौन से वायरस से होती है कि काय से होती है आपको पता होना, और क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी बीमारी इंद्रधनुष मिशन में शामिल नहीं है, इसलिए अपने को जानकारी होना ब्रो। समझ में आया क्या? तो देखो यहाँ लिखा हुआ मिशन इंद्रधनुष, ये बीमारियों के नाम याद रखना है। अगली योजना की तरफ अपन चलते हैं शॉर्टकट में। स्वच्छता संग्राम अभियान। स्वच्छता संग्राम अभियान दोस्तों, ये इंदौर जिला आप जानते हैं मध्य प्रदेश और भारत का सबसे साफ सुथरा शहर है। तो इंदौर जिले में स्वच्छता संग्राम अभियान शुरू किया गया था। इंदौर जिले में 1 सितंबर 2015 को स्वच्छ संग्राम अभियान मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से शुरू किया गया था। इंदौर भारत का सबसे साफ सुथरा शहर है, आपको जानते हैं, लगातार 4 बार नंबर बनाया है साफ सफाई के मामले में। तो इस अभियान का मुख्य उद्देश्य खुले में शौच से मुक्त करना है। खुले में शौच से मुक्त करना है, याद रखना है। स्वच्छता संग्राम अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? खुले में शौच से मुक्त करना है। खुले में शौच से मुक्त करना है, ये इसका उद्देश्य है। और मैंने क्या बताया, इंदौर सबसे साफ सुथरा शहर है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन अगला गरीबी उन्मूलन व रोजगार से संबंधित योजनाएं। यानी गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन का मतलब होता है जड़ से उखाड़ना या खत्म करना। तो गरीबी को हम जड़ से कैसे खत्म करें, उसको जड़ से कैसे उखाड़े, गरीबी को कैसे खत्म किया जाए, और रोजगार से संबंधित योजनाएं जो मध्य प्रदेश सरकार चला रही है उनके बारे में अपन देख लेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे दीनदयाल रोजगार योजना की। तो दीनदयाल रोजगार योजना दोस्तों क्या है? ये क्या है दीनदयाल रोजगार योजना? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना भी बोलते हैं इसको। ग्रामीण यानी गरीब ग्रामीण युवाओं को नौकरी के नियमित रूप से न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे ऊपर मासिक मजदूरी प्रदान करने का लक्ष्य इसके अंतर्गत रखा गया है। दीनदयाल रोजगार योजना जो है ये 25 सितंबर 2004 को प्रारंभ की गई थी। मध्य प्रदेश के रोजगार युवाओं को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करना है। बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार, बेरोजगार युवाएं जो खाली पीली हैं उनको खुद का रोजगार देने के लिए प्रेरित करना है। जो खाली पीली हैं अपने टाइप, है ना, तो उन लोगों को स्वरोजगार देने के लिए प्रेरित करना है। आया समझ? यही है इसका उद्देश्य। समझ में आ गया ब्रो? अगला बात करेंगे हम डवाकरा योजना। तो दोस्तों डवाकरा योजना डेवलपमेंट वुमेन चाइल्ड रूरल योजना। इस योजना के तहत बेरोजगार महिलाओं को आजीविका के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। डवाकर ग्रामीण विकास विभाग के केंद्र परियोजित योजना है जिसे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के महिला घटकों को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया था। यह महिला के आर्थिक सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करता है क्योंकि ये देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अगला है ग्राम्य योजना। ग्राम्य योजना इंपॉर्टेंट है। ग्राम्य योजना जो है, ग्राम्य योजना के तहत मध्य प्रदेश की गरीब महिलाओं को छोटे छोटे व्यवसाय स्थापित करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। छोटे छोटे अगर व्यवसाय स्थापित करना है कोई महिला को तो उसमें बिना ब्याज के लोन दिया जाता है, वही है ग्राम्य योजना। देख लेना इसको एक बार आपको। अगला है देवारणय योजना, इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के आयुष को बढ़ावा देने के लिए, उसे रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने देवारणय योजना बनाई है। आयुष इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आयुष का फुल फॉर्म पूछा जाता है। आयुष का फुल फॉर्म होता है AYUSH, ये है आयुष का फुल फॉर्म। ए से होता है दोस्तों आयुर्वेदिक, वाई से होता है योगा, यू से होता है यूनानी। यानी यू से देखो, वाई से क्या है, योगा एवं नेचुरोपैथी, यानी नेचुरोपैथी। यू से है यूनानी, एस से है सिद्धा और एच से है होम्योपैथिक। ये सिद्धा जो है ये तमिलनाडु से आया था दोस्तों, तमिलनाडु तरफ विकास हुआ था इसका। तो क्या अपने को पता होना, आयुष का फुल फॉर्म परीक्षा में पूछा जा सकता है। आयुर्वेदिक, योगा एवं नेचुरोपैथी, यानी नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथिक। यानी आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी विभाग इसके अंतर्गत आते हैं। आयुष का फुल फॉर्म कई एग्जामों
एग्जामों में पूछा गया है और अपने को कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नहीं, इसलिए अपने को जानकारी होना जरूरी है। आयुष का फुल फॉर्म समझ में आया कि एक और बार बोल के बता देता हूँ मैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, व्यापम में कई बार पूछा जा सकता है। आयुष, ए से है आयुर्वेदिक, वाई से है योगा, योगा यानी प्राकृतिक यानी योगा, यू से है प्राकृतिक चिकित्सा, नहीं सॉरी, वाई से है योगा, यू से है यूनानी, एच से है सिद्धा और एच से है होम्योपैथिक। इतना देख लेना है, काम खत्म। समझ में आ गया। इसके माध्यम से आयुष औषधियों के उत्पादन की एक पूरी वैल्यू चेन का विकास किया जाएगा। देवराणा योजना याद रखना है। इसके बाद ये कौन सी योजना है, पूरा धुंधला दिख रहा है। देखो फ्रेंड्स, अगली योजना है वनाजा योजना। वनाजा योजना का उद्देश्य क्या है? वनोपज द्वारा जीवोपार्जन करने वाले आदिवासियों के निवास के निकट रोजगार उपलब्ध कराना। यानी वनाजा, वन में बसने वाली आदिवासी जनजाति को उनके घर के निकट लघु वनोपज पर आधारित लघु उद्योगों में रोजगार सुलभ करवाया जाए तो उन्हें आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत प्राप्त हो जाएगा। उनके आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत प्राप्त हो जाएगा। तो ये योजना बनाई गई थी वनाजा योजना। समझ में आ गया। वनोपज द्वारा यानी वन में बसने वाले आदिवासी जनजाति को उनके घर के निकट एक उद्योग स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जाए, उससे रिलेटेड है। अगला है रफ्तार योजना। दोस्तों, रफ्तार योजना इंपॉर्टेंट है। रफ्तार योजना, इस योजना के घटक के अंतर्गत यानी इसके माध्यम से उत्पाद से लेकर किसी भी कृषि या संबंधित क्षेत्र की गतिविधियों के लिए किसानों की आय में बढ़ोतरी लाई जा सकेगी। यानी इसका उद्देश्य क्या है? रफ्तार योजना का अनुसूचित जाति व जनजाति के वाहन चालक व कंडक्टरों को यातायात वाहन हेतु ऋण प्रदान करना। यातायात वाहन हेतु ऋण प्रदान करना यानी वो यातायात खरीद सके, यानी यातायात हेतु वाहन हेतु ऋण प्रदान करना, वाहन खरीद सके उसके लिए ऋण प्रदान करना है रफ्तार योजना। किसके लिए? अनुसूचित जाति और जनजाति एसटी एससी वालों के लिए। अगला है पवन पुत्र योजना। दोस्तों इंपॉर्टेंट है पवन पुत्र योजना। पवन पुत्र योजना इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। पवन पुत्र तो अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों के लिए जीवोपार्जन हेतु वाहन प्रदान करना, यानी इसमें भी वाहन प्रदान किया जाएगा कि वो अपना बिजनेस अच्छे से कर सके, इसके लिए ये पवन पुत्र योजना चलाई जा रही है। अगला है वसुंधरा योजना। दोस्तों वसुंधरा योजना जो है ये क्या है? तो ये इसकी उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ही पूछा जा सकता है। भूमिहीन कृषकों को भूमि के लिए क्रय हेतु 10 वर्ष की अवधि के लिए ब्याज रहित ऋण प्रदान करना, यानी उनको ब्याज दिया जाएगा, यानी वो लोन दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा। भूमिहीन कृषि को भूमि दी जाएगी, भूमिहीन कृषि को भूमि दी जाएगी, इतना याद रखना है ना। बस इससे इतना ही समझ में लायक बात है। किसानों के लिए व्यावसायिक भूखंड उपलब्ध कराना। आवास विकास परिषद ने वसुंधरा योजना प्रभावित किसानों के लिए व्यवसायिक भूखंड उपलब्ध कराना, कि उनको भूमि देना कि वो अच्छे से कृषि कर सके, है ना। यही है बस, महिलाओं में जागृति लाकर उन्हें एक अधिकार व योजना का लाभ दिलाया जाए। वसुंधरा फाउंडेशन कस्बे में वसुंधरा फाउंडेशन के गठन व मौजूद महिलाएं, शहर की कुछ जागरूक महिलाओं द्वारा वसुंधरा योजना के बारे में बताया जा रहा है और चलाया जा रहा है, इतना याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट है मधुबन योजना। मधुबन योजना जो है अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों को सामुदायिक आधार पर आधुनिक डेयरी की स्थापना एवं पशुधन विकास के लिए सरकार द्वारा ऋण एवं आवश्यक प्रबंध किए जाएं, इससे रिलेटेड है मधुबन योजना। अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों को सामुदायिक आधारित पशुधन व डेयरी के लिए ऋण प्रदान करना, पशुधन खोल सके और डेयरी खोल सके, दूध डेयरी, है ना, उसके लिए ऋण प्रदान करना है मधुबन योजना। नवजीवन योजना क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है नवजीवन योजना का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों को गांव में रोजगार प्रदान करना। प्रवासी श्रमिकों जो बाहर जाते हैं कमाने खाने, है ना, उनके लिए गांव में ही रोजगार प्रदान करना। इस योजना का उद्देश्य उन गांव में रहने में मदद करना है जो रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन करते हैं, यानी शहरों की ओर जाते हैं, पलायन करते हैं और तैयार रहते हैं। इस योजना के तहत सरकार अपने गांव के भीतर ही मामूली कीमत पर भूमि और वाणिज्य स्थान प्रदान करने के लिए उनको कहती है। तो समझ में आ गया। नवजीवन योजना का उद्देश्य है ग्रामीण जनजाति के शहरों की ओर जो पलायन रोकने के लिए किया जा रहा है। जो मजदूर है, जो श्रमिक लोग हैं, जो शहर की ओर कमाने खाने जाते हैं, उनको रोकने के लिए कि वो अपने गाँव में ही अच्छे से काम करे और पैसा कमाए। धनवंतरी योजना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। धनवंतरी योजना एसटी एससी जनजाति के व्यक्तियों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है।
शिक्षा से रिलेटेड है धन्वंतरी योजना, और धन्वंतरी योजना दूसरे राज्यों में भी चलाई जा रही है, जैसे उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर चिकित्सा से संबंधित है, ये औषधि उपलब्ध कराने वाली योजना है धन्वंतरी योजना। और अपने मध्य प्रदेश में धन्वंतरी योजना जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना है। उसके बाद देखिए एग्जाम हेल्पफुल के हिसाब से दोस्तों मध्य प्रदेश की प्रमुख हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जा चुके हैं व्यापम की एग्जाम में और कई एग्जामों में, इसलिए अपने को पता होना। तो सीएम हेल्पलाइन नंबर तो आपको पता ही है 181, इसको याद रखना है। सीएम हेल्पलाइन नंबर व्यापम की एग्जाम में कई बार पूछा है। सीएम यानी 181 में आप कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, और आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसकी सलाह मशवरा और रिपोर्ट दर्ज कराकर उसकी जानकारी ले सकते हैं। कोई सी भी रिलेटेड, किससे भी रिलेटेड, सरकारी कामकाज से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, मान लो आपने एमपीपीएससी प्री क्लियर किया है और आप यानी आपसे रिलेटेड कोई भी जानकारी हो तो आप उसमें कर सकते हैं। सीएम हेल्पलाइन हेल्प के लिए बनाया गया है, 181 याद रखना है इसका नंबर। अग्निशमक दल यानी फायर ब्रिगेड का नंबर एक बार व्यापम की एग्जाम में पूछा था दोस्तों, फायर ब्रिगेड का नंबर है ना। तो अगर आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड को बुलाने के लिए कौन सा नंबर डायल करते हैं, तो 101 फायर ब्रिगेड का नंबर इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। 181 मुख्यमंत्री वाला, 101 फायर ब्रिगेड वाला। महिला हेल्पलाइन नंबर इंपॉर्टेंट हो तो दोस्तों 1090 इंपॉर्टेंट है। महिलाएं कभी भी इसमें कॉल कर सकती है अगर उनको कोई जरूरत है ना, हेल्प की जरूरत है, तो इसमें बिंदास कॉल करके लगा के अपनी बात बता सकती हैं। अब बिल्कुल फोन उधर से आता है और प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो महिला की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए ये चालू किया गया, महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। चाइल्ड बच्चों से रिलेटेड कोई भी समस्या या उनसे रिलेटेड जागरूकता फैलाने के लिए बताया जाता है कि ये नंबर में आपको कोई समस्या है, कोई निवारण चाहते हैं या कोई प्रॉब्लम है तो इसमें आप दर्ज करा सकते हैं। बच्चों के विकास के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, वैसे ही बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया गया 1098 हेल्पलाइन नंबर इंपॉर्टेंट है। अगला मतदाता हेल्पलाइन नंबर, ये इंपॉर्टेंट है 1950। ये मतदाता हेल्पलाइन नंबर है, इसमें आप करके अपने वोटर हेल्पलाइन है, ये एक प्रकार का वोटर हेल्पलाइन जिसमें आप अपना मतदाता सूची में अपना नाम खोजने, ऑनलाइन फॉर्म भरने, चुनाव से संबंधित जानकारी पूछने से रिलेटेड कोई भी चीज़ जानकारी प्राप्त की जा सकती है इस नंबर में कॉल करके। तो क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है 1950, ये मतदाता वोटर हेल्पलाइन नंबर है, इंपॉर्टेंट है। एम्बुलेंस सेवा तो आपको पता ही है 108 में कॉल करके एम्बुलेंस आप घर बैठे बुला सकते हैं, है ना। घर बैठे कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, आप एम्बुलेंस निःशुल्क सेवा शुरू की गई है ये सरकार के द्वारा कि आपको आपके घर तक आएगी, है ना। जैसे जननी सुरक्षा योजना के तहत भी चालू की गई है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसमें कॉल करके अपने घर तक एम्बुलेंस बुला सकते हैं, हर शहर में उपलब्ध रहती है ये, है ना। तो ये इतने हेल्पलाइन नंबर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको याद रखना है, परीक्षा में व्यापम में कभी भी पूछे जा सकते हैं। एक बार याद रख लो, काम खत्म, उसके बाद कभी आ गया परीक्षा में तो अच्छी बात है, नहीं भी आया तो अच्छी बात है। अगला है पंचजा कार्यक्रम दोस्तों। पंचजा कार्यक्रम एग्जाम के लिए हेल्पफुल है ये। तो पंचजा कार्यक्रम क्या है, तो यह कार्यक्रम 1 मई 2004 को मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती द्वारा प्रारंभ किया गया था। ये उमा भारती के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ग्रामीण जनता से जुड़ी 5 मूलभूत चीजें जमीन, जल, जंगल और जानवर के समुचित आकलन और दोहन के लिए यह महत्वाकांक्षी योजना लागू की गई थी। महत्वाकांक्षी योजना लागू की गई थी, इसको याद रखना है ना। तो क्या है, शिव गंगा के ग्राम समृद्धि मेले यानी क्या हुआ था, पंचजा योजना जल, जमीन, जन, जानवर से रिलेटेड है, इतना याद रखना है। और इससे क्या इंपॉर्टेंट बनती बता देता हूं मैं आपको। इससे इतना ही याद रखना है, उमा भारती ने शुरू किया था ये योजना, उमा भारती ने शुरू किया है, ये इंपॉर्टेंट है। और क्या है इंपॉर्टेंट, ग्रामीण जनता से जुड़ी 5 मूलभूत चीजें के लिए बनाया गया था। ग्रामीण जनता से जुड़ी 5 पंचजा यानी देखो, जमीन, जल, जंगल और जानवर के समुच्चय आकलन और दोहन के लिए महत्वाकांक्षी योजना चालू की गई थी। उमा भारती ने शुरू किया था 1 मई 2004 को, इतना याद रखना है बस। आगे चलते हैं अब अपन अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित योजनाओं को देख लेते हैं। एसटी एससी वालों के लिए कौन सी योजना चल रही है, तो एक योजना निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना। तो साइकिल दी जाती है दोस्तों इसमें, है ना।
तो ये 2007 में प्रारंभ हुआ था। इसका उद्देश्य 8वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर ST/SC बालिकाओं के लिए स्कूल जाने के लिए सुविधा उपलब्ध कराना। क्या है, स्कूल दूर होता था दोस्तों, आने जाने में कठिनाइयां होती थी, तो ये साइकिल वितरण योजना, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना शुरू की गई। 8वीं के बाद आपको साइकिल मिलेगी, है ना। तो बाद में ये सबको मिलने लगी दोस्तों, है ना। हाँ, तो ये क्या हुआ, कक्षा 8वीं उत्तीर्ण करने पर ग्राम की शाला में और 9वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के आसपास में मिलती थी, है ना, साइकिल प्रदाय की जाती थी। बस उसके बाद क्या हुआ था, कोविड-19 आया था, उस टाइम पे बंद हो गई थी, लेकिन अब फिर से चालू हो गई है। साइकिल मिलती है दोस्तों, जैसी भी साइकिल मिलती है, लेकिन साइकिल दे रहे हैं, है ना। तो निःशुल्क साइकिल वितरण योजना 2007 में आई थी, याद रखना है। राशन आपके ग्राम योजना इंपॉर्टेंट है, राशन आपके ग्राम, है ना। तो इसमें राशन दिया जाता है दोस्तों। यह योजना का प्रारंभ 15 नवंबर 2021 को भोपाल के जनजाति गौरव दिवस पर, जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को। 15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा का जन्मदिन होता है, याद रखना है। बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर ही जनजाति गौरव दिवस के रूप में मध्य प्रदेश सरकार भी मनाती है। इंपॉर्टेंट है, जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है, पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था ये। इस योजना के तहत उन आदिवासी क्षेत्रों में जहां राशन वितरण मूल्य की दुकान नहीं है, उन क्षेत्रों में राशन घर घर पहुंचाया जाएगा। जहां सोसाइटी नहीं है, राशन की दुकान नहीं है, वहां घर घर राशन पहुंचाया जाएगा। ये वाला निकाला गया था, राशन आपके घर योजना। समझ में आ रहा है ना। कब की गई थी, 15 नवंबर 2021 को भोपाल के जनजाति गौरव दिवस के द्वारा के उपलक्ष्य में की गई थी। अगला महिला सशक्तिकरण से संबंधित योजना है। महिला सशक्तिकरण क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले जानकारी के लिए आपको बता दूं महिला सशक्तिकरण क्या होता है। तो महिला सशक्तिकरण को बेहद आसान शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है। इसमें महिला शक्तिशाली बनती है, जिससे वह अपने जीवन से जुड़ी सभी फैसले स्वयं ले सकती है और परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती है। समाज के उन वास्तविक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए भी उन्हें सक्षम बनाया और महिला सशक्तिकरण कहा जाता है, किया जाता है। समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, है ना, उसके लिए महिला सशक्तिकरण। तो ये समझ में आ गया। तो महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड योजनाएं हैं। महिला सशक्तिकरण का प्रतीक क्या होता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 अप्रैल को मनाया जाता है, सरोजिनी नायडू के जन्मदिवस के अवसर पर। 13 अप्रैल को सरोजिनी नायडू के जन्मदिवस के अवसर पर, इतना याद रखना है। अब यहाँ से थोड़ी सी बताया, गुलाबी रंग होता है दोस्तों, इसका बहुत महत्व है। गुलाबी रंग होता है इसका, गुलाबी रंग सशक्तिकरण का प्रतीक होता है। इसे रंग के हमेशा के लिए लड़कियों को जोड़ के देखा गया है और गुलाबी रंग सशक्तिकरण का प्रतीक होता है। अब बात करते हैं अपन काय की अगली योजना की, जबाली योजना। जबाली योजना 2004 में प्रारंभ की गई थी। जबाली योजना 2004 में प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है, तो जबाली योजना के तहत मध्य प्रदेश के महिला वित्त एवं विकास निगम संविदा संचालन कर रहा है। इसमें क्या क्या किया गया है, तो देखो जबाली योजना में क्या है, मध्य प्रदेश के ऐसे जिले जहां जनहित आधार पर महिलाएं को वैश्यावृत्ति अपनानी पड़ती है। कुछ कुछ जिले ऐसे हैं जहां पे महिलाओं को वैश्यावृत्ति अपनानी पड़ती है दोस्तों, है ना। वैश्यावृत्ति जो इसको जड़ से खत्म करना है, इसको अपनानी पड़ती है। तो उनके परिवार के लड़के लड़कियों हेतु शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना। उनके जो लड़के लड़कियां होते हैं दोस्तों, उनके जो बच्चे होते हैं, उनके लड़कियों हेतु शिक्षा और स्वास्थ्य की उपलब्ध कराना जबाली योजना का उद्देश्य है। कुछ जिले ऐसे हैं दोस्तों, है ना, सामाजिक संस्थाओं से इनको मध्य प्रदेश का सागर, छतरपुर, रायसेन, मुरैना, राजगढ़, रतलाम, पन्ना, नीमच, मंदसौर में विशेष सामुदायिक महिलाओं और बालिकाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इनके उत्थान के लिए ये सब योजनाएं चलाई जा रही है ना। ये समझ में आ गया। मध्य प्रदेश के 9 जिले ऐसे, मध्य प्रदेश के 9 जिलों में बेडिया देखो ये जनजाति के नाम है, बेडिया, बनछाड़ा और सांसी समुदाय की महिलाओं और बालिकाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और उनकी आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो समझ में आ गया, बस ये है, इतना ही है दोस्तों। तो कुछ एरिया में ऐसा वैश्यावृत्ति वाला काम चल रहा है, तो उनके बच्चों को स्वास्थ्य और शिक्षा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है और ये सब खत्म करना इसका उद्देश्य है। 2004 में शुरू किया गया था। उषा किरण योजना इंपॉर्टेंट है। परिवार में महिलाएं एवं उनके 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर, है ना, 2006-07 में शुरू की गई थी उषा किरण योजना। महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए बनाई गई थी।
उषा किरण योजना महिलाओं को घरेलू हिंसा, पहले घरेलू हिंसा बहुत होते थे दोस्तों, बहुत ज़्यादा घरेलू हिंसा होते थे, परिवार में पटती नहीं थी, महिलाओं को नीचे समझा जाता था, महिलाओं से भेदभाव किया जाता था और घरेलू हिंसा होती थी। तो इस हिंसा को ख़त्म करने के लिए, महिलाओं के घरेलू हिंसा को बचाने के लिए, ख़त्म करने के लिए उषा किरण योजना जागरूकता फैलाने के लिए बताई गई है कि कोई भी महिलाएं अगर ज़्यादा पीड़ित है या कुछ सह रही है तो सहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब जागरूकता फैलाने के लिए, महिलाओं को बताने के लिए बनाई गई है उषा किरण योजना, पूछा जा सकता है ना। उषा किरण योजना पूछा जा सकता है दोस्तों, उषा किरण योजना पूछा जा सकता है। परिवार में महिला एवं उनके 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे पर परिवार के सदस्यों की किसी भी हिंसा, कोई भी प्रकार के बच्चों पे और महिलाओं पे किसी भी प्रकार की हिंसा हो रही है, शारीरिक हो गया, यौनिक हो गया, मानसिक हो गया, भावनात्मक हो गया, आर्थिक धमकी हो गया, धमकियां या जबरदस्ती या कुछ करना हो गया, जबरदस्ती कराना या करना या जबरदस्ती दबाव डालना, उससे रिलेटेड बचाने के लिए उषा किरण योजना बनाई गई है। उनको जागरूकता फैलाने के लिए 2006-07 में शुरू की गई थी। बच्चे और महिला दोनों के लिए है दोस्तों, ये बच्चों महिलाओं और दोनों के लिए है। एग्जाम हेल्पफुल देखेंगे अपन, डिजिटल डाकिया योजना परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि डिजिटल डाकिया योजना है क्या। लोगों को नकदी रहित लेन देन के बारे में जानकारी देना, नकदी रहित तुरंत केस है ना, नकदी रहित लेन देन के बारे में जानकारी देना है। शिक्षित करने और उसके फायदे बताने के लिए विभिन्न स्थान पर जाएगा। डिजिटल डाकिया शिक्षित करने और उनके फायदा बताने के लिए विभिन्न स्थान पर जाएगा। राज्य के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने इंदौर में इस योजना की शुरुआत की थी। राज्य सरकार इस कार्यक्रम से नियुक्त होने वाले कार्यकर्ताओं को पहचान पत्र भी प्रदान करती है। तो ये डायरेक्ट अपने को क्वेश्चन आ जाता है, डिजिटल डाकिया योजना की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इंदौर से हुई थी। कहाँ से हुई? इंदौर से। मध्य प्रदेश में 14 जनवरी 2017 को डिजिटल डाकिया योजना की शुरुआत हुई। इस योजना को पूरे देश में 14 राज्य में कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत इंदौर शहर से की गई है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार व्यापम में। अगला बात करेंगे अपन, लाडली लक्ष्मी योजना इंपॉर्टेंट है। अगला है लाडली लक्ष्मी योजना, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्या है? लाडली लक्ष्मी योजना क्या है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2007 में लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज के नकारात्मक नजरिए को बदलाव लाना है। नकारात्मक नजरिए में बदलाव लाना है। इसके अतिरिक्त प्रमुख पहल लिंग अनुपात, शैक्षिक और साथ ही बालिकाओं की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना भी है। बालिकाओं के स्वास्थ्य स्थिति में भी सुधार करना है। 1 अप्रैल 2007 को लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत हुई थी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ना। योजना पात्रता क्या है? कौन सी योजना पात्र ले सकते हैं, इसमें कौन सी बालिकाएं? तो देखो यहाँ लिखा हुआ है। तो देखो, लाडली लक्ष्मी योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 2007 को किया गया था। योजना पात्रता क्या है? तो मध्य प्रदेश के मूल निवासी के ऐसे माता पिता जिनकी 2 या 2 से कम संतान है, केवल 2 संतान होना या 2 से कम संतान होना। परिवार नियोजन अपना लिया है उन्होंने, परिवार नियोजन जो कार्यक्रम चला था उसको अपना लिया है। और आयकर दाता ना हो, आयकर दाता यानी गरीबी रेखा से नीचे ही हो, आयकर दाता ना हो, नहीं गरीबी रेखा नहीं, आयकर दाता ना हो, गरीबी रेखा वाला सिस्टम नहीं है इसमें। बालिकाओं का जन्म 1 जनवरी 2004 या उसके बाद हुआ हो तो इस योजना में पात्र होंगे दोस्तों, तो इस योजना में पात्र होंगे, इतना याद रखना है ना। तो इस योजना में पात्र होंगे, इतना याद रखना है। लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना इंपॉर्टेंट है। लाडली लक्ष्मी योजना समझ में आ गया? बस इतनी जानकारी होना है। यहाँ से कितना का पैसा मिलता है वो सब देख सकते हैं आप बाद में। उसके बाद फिर से लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 शुरू की गई थी दोस्तों। इसका प्रारंभ अक्टूबर 2021 में हुआ था। लाडली लक्ष्मी योजना के लिए जो पात्र होंगी, जो बालिकाएं, उनको कॉलेज में प्रवेश लेने पर 25,000 राशि दी जाएगी। देखो, रजिस्ट्रेशन जब जन्म के बाद हो जाता है, लेकिन कॉलेज के बाद 25,000 रुपये राशि दी जाती है। अन्यथा बालिकाओं को लाडली लक्ष्मी योजना से जोड़ा जाता है। 18 वर्ष के ऊपर लाडली लक्ष्मी को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी दिया जाता है। ये सब योजना है, इसमें रजिस्ट्रेशन करवाओ। अगला है तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण परियोजना।
तेजस्विनी, है ना, तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का उद्देश्य गरीब महिलाओं को अपनी बेहतरी के लिए विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अवसर का भरपूर उपयोग करने के लिए सशक्त करना है। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश सरकार की महिला नीति एवं स्वसहायता समूह के माध्यम से सशक्तिकरण के अनुभव पर आधारित है और किया गया है। ये 2006-07 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण हेतु स्वसहायता समूह की स्थापना करना है। इस योजना को अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास यानी इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। इतना याद रखना है 6-7 में। अगला है शौर्य दल योजना। मध्य प्रदेश महिला बालिकाओं के विरुद्ध हिंसा, अपराध, उत्पीड़न, यौन शोषण की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए शौर्य दल योजना का गठन किया गया था। शौर्य दल योजना का गठन किया गया था, है ना। शौर्य दल बनाया गया था एक, जो अहिंसा से बच्चे और महिलाएं जो पीड़ित है, बालिकाएं और महिलाएं जो पीड़ित है, उनके लिए अहिंसा, अपराध, उत्पीड़न, यौन शोषण की घटनाओं से अंकुश लगाने के लिए शौर्य दल का गठन किया गया था। शौर्य दल को मार्च 2015 टाइम्स ऑफ इंडिया अवार्ड भी मिल चुका है। जो अमेरिका का टाइम्स ऑफ इंडिया पत्रिका है ना दोस्तों, उसका अवार्ड भी मिल चुका है इसको। राज्य में कुल 20,204 शौर्य दल का गठन किया गया। अपने मध्य प्रदेश में शौर्य दल का गठन किया गया। शौर्य दल का मतलब समझ में आ गया क्या? बैंक सखी, देखिए बैंक सखी स्कीम, जिसमें ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जाता है और बैंकिंग के प्रति जागरूक प्रदान किया जाता है, उसको बैंक सखी यानी बैंक सहेली महिलाओं को बताया जाता है, बैंक में जाओ तो ऐसा काम होगा, वैसा काम होगा, जागरूकता प्रदान की जाती है, ऐसा है। महिला समृद्धि योजना, तो इसके तहत गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार में जन्मी प्रथम 2 बालिकाओं को जन्म पर माता को प्रसव पश्चात 500 रुपये सहायता दी जाती है। तो बच्चे को जन्म देने वाली रहती है माता, उसके बाद जन्म देने के बाद उसको 500 रुपये राशि प्रदान की जाती है ना। महिला समृद्धि योजना, परिवार में जन्मी प्रथम 2 बालिकाओं को, जो पहली अगर 2 बालिकाएं हो रही है तो उनको 500 रुपये दिया जाता है। सखी पहल योजना, देखो दोस्तों, सखी पहल योजना, सखी पहल देवास में महिलाओं की पंचायत पर भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं को पंचायत की भागीदारी पर बढ़ावा तो सखी पहल समझ में आ गया। देवास के महिलाओं को पंचायत पर भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया था। कहाँ से शुरू किया गया था दोस्तों? देवास से। कहाँ से शुरू किया गया था? देवास से। ये इस योजना के अंतर्गत चुनी हुई महिलाओं को 6 माह तक नहीं वाला नहीं है ये सखी पहल, यही है, पंचायत से रिलेटेड वाला, याद रखना है। अल्पसंख्यक से संबंधित योजनाएं इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अल्पसंख्यकों से संबंधित योजनाएं इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट योजना मुख्यमंत्री कन्या विवाह या निकाह योजना। मुख्यमंत्री कन्या विवाह या निकाह योजना, तो ये क्या है? तो ये योजना है दोस्तों मुख्यमंत्री कन्या विवाह या निकाह योजना। इस राज्य सरकार द्वारा गरीब परिवार की लड़कियों के विवाह हेतु गरीब परिवार की लड़कियों के विवाह हेतु पैसे दिए जाते हैं, राशि दी जाती है। इसको बढ़ाकर पहले 51,000 कर दिया गया था और अब फिर से बढ़ाकर इसको 55,000 कर दिया गया दोस्तों। इस योजना के तहत सरकार द्वारा राज्य में गरीब परिवार की कन्याओं की शादी के लिए 51,000 की राशि प्रदान की जाती थी। अब 55,000 दी जा रही है। पहले शिवराज सिंह चौहान ने इसको शुरू किया था इस योजना को, तो 26,000 रुपये मिलते थे। फिर कमलनाथ की सरकार आई तो उसने बढ़ाकर 51,000 कर दिए थे, है ना। और उसके बाद फिर से शिवराज की सरकार आई और शिवराज की सरकार आई तो फिर से उसने 55,000 कर दिया है। तो ये समझ में आया गया। ये 1 अप्रैल 2006 को शुरू हुई थी ये योजना। विवाह के लिए आर्थिक सहायता देना इसका उद्देश्य है। विवाह के लिए जो गरीब परिवार होते हैं उनकी बेटियों के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना इसका पूरा नाम है। कन्यादान योजना भी बोलते हैं इसको, कन्या विवाह योजना को। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि 51,000 से बढ़ाकर 55,000 कर दी गई है। पहले 26,000 थी, फिर 51,000 हुई, फिर 55,000, है ना। 2006 में शुरुआत हुई। 2015-16 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना बोले जाने लगा। इसको कन्या विवाह या निकाह योजना बोले जाने लगा। आगे समझ में, यही राशि याद रखना है और तारीख याद रखना है, कब आई, पेपर में आता रहता है कि नहीं। अब बात करेंगे अपन वृद्धजन से संबंधित योजनाएं। वृद्धजनों से, है ना, बुजुर्ग लोगों से संबंधित योजनाएं भी निकाली गई है। मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना,
अगली योजना है मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना। 60 वर्ष से अधिक आयु के दंपत्ति को यहाँ केवल कन्याओं होने पर दंपत्ति में से किसी एक कन्या के अभिभावक पेंशन का लाभ प्रदान कर पाएगा। 60 वर्ष से आयु होने पर पति या पत्नी से किसी एक राज्य शासन द्वारा 600 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। 600 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। 1 अप्रैल 2013 को शुरू की गई। इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश के माता पिता जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो, उनको सिर्फ कन्या ही संतान है, उन्हें प्रतिमाह 500 रुपये पेंशन उपलब्ध कराया जाएगा। 500 रुपये पेंशन उपलब्ध कराया जाएगा दोस्तों, इसको याद रखना है। अगला है मध्य प्रदेश सिंगल क्लिक पेंशन वितरण योजना। 1 अक्टूबर 2017 को शुरू की गई। इस योजना का शुभारंभ भोपाल शहर के अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के दौरान किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य सभी योग्य वृद्ध पेंशनों में से एक ही क्लिक करने पर बैंक खाते से सीधे पेंशन उनको भेज दिया जाता है। ये दोनों याद रखना है ना, तारीख इनकी दोनों याद रखना है। अगला है दिव्यांग जन से संबंधित योजनाएं। दिव्यांग जन से संबंधित योजनाएं भी बनाई गई है। तो इसमें है निःशक्त जनों के विवाह हेतु विशेष योजना। तो निःशक्त जनों के विवाह हेतु विशेष योजना बनाई गई है। वर और वधु दोनों के निःशक्त होने पर, वर भी और वधु भी दोनों के निःशक्त होने पर 2 लाख रुपए राशि की आर्थिक सहायता दी जाती है। 2 लाख रुपए राशि की आर्थिक सहायता दी जाती है। निःशक्त जनों के विवाह हेतु विशेष योजना है ये। उसके बाद दीनदयाल समर्थ योजना। दीनदयाल समर्थ योजना 2004 में आई थी। इसका उद्देश्य था प्रदेश के मानसिक एवं शारीरिक रूप से निःशक्त लोगों के समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, है ना। तो शारीरिक रूप से निःशक्त लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना इसका लक्ष्य रखा गया है। निःशक्त जनों के विवाह हेतु और दीनदयाल समर्थ योजना, समर्थ से याद रखना है ना। तो मध्य प्रदेश में मानसिक एवं शारीरिक रूप से निःशक्त लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना इसका उद्देश्य 2004 में आई थी। दिव्यांग जनों से संबंधित इतनी ही थी। अब कृषि से संबंधित इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछी जाती कृषि से संबंधित योजना, तो इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। कृषि से संबंधित पहली आती जल अभिषेक अभियान। जल अभिषेक अभियान के अंतर्गत जल संरक्षण हेतु आम जन की सहभागिता एवं जागरूकता के लिए गांव-गांव में दीवार लेखन, संगोष्ठी और चयनित स्थानों पर जल स्रोतों की सामूहिक श्रमदान से सफाई एवं गहरीकरण कार्य करवाना है। अप्रैल 2006 में आई थी ये योजना। इसका उद्देश्य प्रदेश में खेती एवं अन्य प्रयोजनों हेतु जल का संरक्षण एवं संवर्धन करना है। जल का संरक्षण करना एवं उसका संवर्धन करना, संरक्षण यानी बचाना और उसकी देखरेख करके उसका सही ढंग से उपयोग करना, संवर्धन करना है दोस्तों। आगे बात करेंगे अपन, इंपॉर्टेंट है बलराम ताल योजना पूछी गई है एक बार। 25 मई 2007 को आई थी बलराम ताल योजना, है ना। बलराम ताल योजना 2023 के तहत किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया जाएगा। अगर आप भी कृषक हैं और इस योजना का लाभ पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा और आप अपने मोबाइल व कंप्यूटर के जरिए भी योजना का आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। अगली है दोस्तों बलराम ताल योजना। 25 मई 2007 को आई थी। इसका उद्देश्य क्या था? तालाब निर्माण हेतु 50% अनुदान, अधिकतम रुपए 80,000 है। 80,000 एवं ST/SC कृषकों के लिए 75% अनुदान, अधिकतम राशि 1 लाख देना चाहती थी इस बलराम ताल के तहत। समझ में आ गया? तालाब बनाने से रिलेटेड योजना है ये, उससे रिलेटेड योजना है। तो यहाँ जो बताया गया उसको पढ़ लेना है। 25 मई 2007 से हुई थी स्टार्ट। ये योजना है दोस्तों खेत तालाब योजना। खेत तालाब योजना के तहत किसानों को खेत में तालाब बनाने पर 3 किस्तों में 50% का अनुदान दिया जाता है। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को उत्तर प्रदेश के पारदर्शी किसान सेवा योजना पर जाकर आवेदन करना पड़ेगा, है ना। और आवेदन शुल्क के तौर पर किसानों को 1,000 रुपये भी दिए जाते हैं। तो ये जो है उत्तर प्रदेश में भी चल रही है और मध्य प्रदेश में भी चल रही खेत तालाब योजना। इसका प्रारंभ 22 मई 2007 को किया गया था। खेत
में वर्षा जल रोकने व मेड़ बनाने के लिए, जो तालाब मेड़ बनाने के लिए अधिकतम 16,000 रुपये सरकार अनुदान दे रही थी। अधिकतम 16,000 रुपये सरकार अनुदान दे रही थी। खेत तालाब योजना 22 मई 2007। अगला है जल दीप योजना, इंपॉर्टेंट है। जल दीप योजना के द्वारा जलाशयों के मध्य स्थित टापुओं पर अस्थायी रूप से निवास करने वाले सहकारी योजना की जानकारी दी जाती थी और आपात के समय जलाशयों पर बसे मछुआरों तक राहत सामग्री भी पहुंचाई जाती थी। मध्य प्रदेश के विभिन्न विभाग के अधिकारियों को सर्वे हेतु मछुआरों तक पहुंचाया जाता था। तो जल दीप योजना लाई गई थी दोस्तों, ये 2007 में लाई गई। मछुआरों को विभिन्न लाभ देने से संबंधित है ये योजना। इसका प्रारंभ इंदिरा सागर जलाशय से किया गया था, जो खंडवा में है। खंडवा में इंदिरा सागर जलाशय नहीं है कि बांध, वहां से किया गया था। इसका प्रारंभ याद रखना है, जल दीप योजना 2007। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना 2008 में लागू की गई। कब लागू की गई पूछा जा सकता है, 2008 में लागू की गई। योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे जो बीपीएल श्रेणी के 75 लाख परिवारों ही उठा रहे हैं अभी तक के। इन परिवारों को गेहूं 3 रुपये प्रति किलो और चावल 4.5 रुपये की दर से वितरित किया जाता था। इस योजना के तहत मार्च 2013 में बीपीएल परिवार के साथ साथ अंत्योदय परिवार को भी शामिल किया गया है। इसके तहत गेहूं, चावल, शक्कर, नमक 1 रुपये प्रति किलो दर से दिया जा रहा है। वर्तमान में 1 रुपये प्रति किलो की दर से दिया जा रहा है। शुरू में ये योजना चालू हुई थी, उस टाइम पे 3 रुपये प्रति किलो गेहूं था और 4.5 रुपये चावल था, लेकिन वर्तमान में 1 रुपये प्रति किलो के दर से दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अगली योजना है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, है ना। तो शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में राज्य सरकार द्वारा 4,000 रुपये के साथ साथ 6,000 रुपये की राशि हर साल किसानों को प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये प्रदान किया जाता है दोस्तों। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 और मध्य प्रदेश सरकार जो है 4,000 देती है, ऐसा करके 10,000 रुपये हो जाता है दोस्तों। तो सितंबर 2000 में शुरू हुई थी ये योजना। 4,000 रुपये प्रतिवर्ष किसानों को आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए दिया जाता है। आर्थिक स्थिति में सुधार करने दिया जाता है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत कितना दिया जाता है, 6,000, है ना, साल भर में। तो ऐसा करके हो जाते हैं टोटल 10,000 रुपये। तो ये समझ में आ गया किसान कल्याण योजना। अगला है पंच परमेश्वर योजना, इंपॉर्टेंट है। पंच परमेश्वर योजना, ये पंच परमेश्वर योजना के तहत प्राप्त धनराशि 2,000 रुपये एक से लेकर 5,000 रुपये तक जनसंख्या वाले ग्राम पंचायत को 8 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। योजना के तहत 5,000 रुपये 1 से लेकर 10,000 तक की जनसंख्या वाले ग्राम पंचायतों को 10 लाख तक धनराशि कार्य निर्माण के लिए प्रदान की जाती है। तो इसका प्रारंभ कब हुआ था, तो 9 जनवरी 2012 को इसका प्रारंभ हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है, गांव के विकास में विभिन्न जिम्मेदारियों को ग्राम पंचायत और बेहतर तरीके से निभा सके, इसलिए प्रदान की जाती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत आवंटित जो राशियां हैं उनको देखिए। 2000 तक की जनसंख्या में 5 लाख रुपए आवंटित किए जाते हैं। 2 से 5,000 तक जनसंख्या के लिए 8 लाख रुपए और 5 से 10,000 तक की जनसंख्या के लिए 10 लाख रुपए और 10,000 से अधिक जनसंख्या के लिए 15 लाख रुपए आवंटित किए जाते हैं। इसको याद रखने का भी पूछा जा सकता है। अगली योजना है मुख्यमंत्री तीर्थ यानी मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना का उद्देश्य उन्नत कृषि केंद्रों विशेषज्ञों के दौरों पर किसानों को भेजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों का सशक्तिकरण और कल्याण है। किसानों को कई कृषि तकनीकों से अवगत कराना, उन्हें उन्नति कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी है। इस योजना का आरंभ हुआ था 2013-14 में। इसका उद्देश्य किसानों को उन्नत कृषि केंद्रों, प्रशिक्षणों और कृषि विज्ञान केंद्रों का भ्रमण करना है। किसके द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा कृषि केंद्रों का भ्रमण करना है। इसको याद रखना है। मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना, खेत तीर्थ से नाम याद रखना है। कृषि केंद्रों का भ्रमण, है ना, कृषि केंद्रों का भ्रमण विशेषज्ञों के द्वारा दौरा किया जाएगा और किसानों को भेजा जाएगा, बताया जाएगा। अगला है नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना दोस्तों। तो जो छिप्रा नदी है उसमें पानी कम हो गया था दोस्तों,
क्षिप्रा नदी में पानी कम हो गया था तो नर्मदा नदी का पानी वहां ले जाया गया था। तो ये जोड़ने की प्रक्रिया को कहा गया था नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना। इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका प्रारंभ हुआ था 19 नवंबर 2012 को प्रारंभ हुआ था। इसका उद्देश्य नर्मदा नदी के जल को क्षिप्रा नदी से जोड़ना, सिंचाई व्यवस्था में सुधार करना और रास्ते में जो भी सिंचाई व्यवस्था में सुधार और उसके पानी के लेवल को बढ़ाना था। और इतना ही है। जो कुंभ का मेला लगने वाला था दोस्तों, इसलिए इसको नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ परियोजना भी कहते हैं। कुंभ का मेले के टाइम पर क्षिप्रा नदी में पानी कम हो गया था तो नर्मदा नदी का पानी ले जाया जा रहा था, इसलिए नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना के तहत मालवा की क्षिप्रा नदी में नर्मदा नदी का पानी लाने की मध्य प्रदेश सरकार की योजना सफल परीक्षण हुआ और पूरी हुई थी, है ना। तो ये याद रखना है। तो इसका प्रारंभ 29 नवंबर 2012 को ही कर दिया गया था। मेरा खेत मेरी माटी योजना, मेरा खेत, तो राज्य सरकार ने मनरेगा योजना के तहत ऐसी कई कामों के लिए राशि का प्रावधान कर दिया है जिससे खेतों को लाभ व धंधा बनाया जा सके। राज्य सरकार ने इस योजना को मेरा खेत मेरी माटी नाम दिया है। इसके तहत अगले 5 साल में 1000 करोड़ रुपए का खर्चा भी होने वाला है। तैयारी थी उसकी, किया था सरकार ने। तो इसका प्रारंभ 1 अप्रैल 2014 से हुआ था। इसका उद्देश्य खेत में समतलीकरण, खेत का समतलीकरण, खेतों में तालाब निर्माण जैसे कार्य और मनरेगा के माध्यम से करवाए जाएंगे। किसके माध्यम से? मनरेगा के माध्यम से करवाए जाएंगे। दोस्तों मनरेगा के बारे में मैं आगे डिटेल में बताऊंगा, क्वेश्चन आते हैं, है ना। मनरेगा का फुल फॉर्म पूछा जाता है, मनरेगा की स्थापना पूछी जाती है, ये सब याद रखना है। आगे बात करेंगे हम जय किसान ऋण माफी योजना। जय किसान ऋण माफी योजना, जय किसान फसल ऋण माफी योजना 2023 के तहत किसानों के लिए पहले चरण में 50,000 तक कर्ज को माफ कर दिया गया। जिसमें किसानों ने पहले चरण के लिए आवेदन किया था उसमें से सबको माफ कर दिया गया, है ना। दूसरे चरण में 1 लाख तक के लोन माफ कर दिया गया था। पहले चरण में 50,000 तक के का लोन, दूसरे चरण में 1 लाख तक के का लोन माफ कर दिया गया था और दूसरा चरण अभी चल रहा है। तो ये 2019 में आई थी दोस्तों, है ना। और किसानों का अल्पकालीन ऋण माफ करने के लिए दिनांक 12 जनवरी 2019 को इस योजना को शुरू की गई थी। जो अल्पकालीन छोटा जो लोन था दोस्तों, उसको माफ करने के लिए पहले चरण में 50,000, दूसरे चरण में 1 लाख रुपए तक के माफ कर दी थी सरकार ने। समझ में आ गया? तो माफ करने वाली है ये। अगला है दोस्तों मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना, इंपॉर्टेंट है। भावांतर भुगतान योजना, भावांतर भुगतान योजना मध्य प्रदेश का की है। इसका उद्देश्य किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उपज प्राप्ति को सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना। इसका उद्देश्य किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उपज प्राप्ति को सुनिश्चित करना है। साथ ही मंडी दरों में गिरावट से किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान करना और दलहन तथा तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना इसका काम है। इसका प्रारंभ 2017 में, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। क्वेश्चन एक बार ऐसा भी आया, भावांतर भुगतान योजना किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है, तिलहन फसलों से संबंधित है, कृषि याद रखना है। प्रारंभ इसका 2017 में हुआ था। इसका उद्देश्य यहाँ लिखा हुआ है, इसको पढ़ लो जल्दी से। मंडी में भाव के उतार चढ़ाव से किसानों को बचाने के लिए, मंडी में भाव के उतार चढ़ाव से किसानों को बचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना शुरू की थी, याद रखना है। अगला है तवा आयकर परियोजना। तो तवा नदी बहती है होशंगाबाद में, है ना। तो वहाँ पे डैम भी है, तवा डैम, और वहीं पे सबसे लंबा नदी पुल भी है अपना मध्य प्रदेश का, तवा नदी पुल। तो वहीं पे एक परियोजना भी है, तवा आयकर योजना। तवा आयकर योजना, तवा आयकट योजना मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले की सिंचाई परियोजना है। इसे तवा और देवना नदियों का संगम पर बनी हुई है। तो दोस्तों वहाँ पे 2 नदियों का संगम है, एक तवा और देवना। तवा और देवना 2 नदियों का संगम भी बनी हुई है ना। फिर तवा नदी आगे जाके होशंगाबाद नर्मदा नदी में मिल जाती है ना। जो बांध बना हुआ है तवा नदी पे, उसकी ऊंचाई 1815 मीटर, बताओ 1815 मीटर बांध है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तवा आयकट परियोजना कहाँ है? होशंगाबाद, याद रखो बस। मध्य प्रदेश पानी रोको अभियान, पानी को रोकने के लिए अभियान चलाया गया था। योजना पानी रोको अभियान, है ना, पानी रोको अभियान।
पानी रोको अभियान। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2001 में सूखे से निपटने के लिए राजीव गांधी जल ग्रहण मिशन द्वारा पानी रोको अभियान 15 फरवरी 2001 से प्रारंभ किया गया था। तारीख इंपॉर्टेंट है, 15 फरवरी 2001 से पानी रोको अभियान प्रारंभ किया गया था। क्यों किया गया था, यहाँ लिखा हुआ है, सूखे से निपटने के लिए। समझ आ गया। अगला है आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना। इस योजना के तहत 1 एकड़ जमीन वाले कृषकों और छोटे कृषकों को 5 पशु प्रदान किए जाएंगे। 5 पशु प्रदान किए जाने का प्रावधान रखा गया था दोस्तों, है ना। आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना समझ में आ गया। छोटे कृषकों को 5 पशु प्रदान किए जाएंगे। आचार्य विद्यासागर जी के नाम पे रखा गया है ये, है ना। आचार्य विद्यासागर एक प्रख्यात दिगंबर जैन आचार्य थे दोस्तों, इन्हें 8 भाषाओं का ज्ञान था। तो ये देखो, अगला है अटल ज्योति अभियान। अटल ज्योति अभियान से क्या पता चलता है अपने को, मध्य प्रदेश अटल ज्योति योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी। मध्य प्रदेश अटल किसान ज्योति योजना का संचालन ऊर्जा विभाग और मध्य प्रदेश द्वारा किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी मीटर और गैर मीटर वाले कृषक उपभोक्ताओं को बिजली उपलब्ध कराना है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 9 मार्च 2013 से शहडोल से अटल ज्योति योजना का प्रारंभ किया गया था। कहाँ से, शहडोल से। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के घरों में 24 घंटे और खेतों के लिए कम से कम 10 घंटे बिजली देने का लक्ष्य रखा गया है। 24 घंटे शहर में, 24 घंटे ग्रामीण में, और जो खेत वेत वाली जगह है वहाँ पे 10 घंटे बिजली देने का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों। याद रखना इंपॉर्टेंट है अटल ज्योति योजना, है ना। आगे देखिए, परीक्षा में कल्याण करने वाली योजना है, जो अपने को परीक्षा में कल्याण कर सकती है दोस्तों। अगर परीक्षा में आ गई तो अपना कल्याण कर सकती है परीक्षा में, है ना। तो एक नज़र में देखेंगे फटाफट से योजना और प्रारंभ वर्ष दिए हुए हैं। तो जाबाली योजना, इसके बारे में अपन उधर पढ़ चुके हैं। इसका प्रारंभ 2004 में हुआ था। इसका उद्देश्य जो है ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित है, महिलाओं को समाज में बराबर लाने से संबंधित है। मध्य प्रदेश कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ जातिगत आधार पर महिलाओं को वैश्यावृत्ति अपनानी पड़ती है, तो उनके परिवारों के लड़के लड़कियाँ हेतु शिक्षा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है। 2004 में आई थी। अगला दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 25 दिसंबर 2004 को आई थी। तारीख इंपॉर्टेंट है, 25 दिसंबर 2004 को। इसका जो उद्देश्य है, जो बीपीएल और एसटीएससी के लिए शासकीय अस्पतालों में 20,000 तक का प्रतिवर्ष इलाज निःशुल्क कराया जाएगा। तो बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को, और उसके अलावा जो एसटीएससी वालों को 20,000 तक के का निःशुल्क इलाज, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो 20,000 तक के का निःशुल्क इलाज करवाया जाएगा। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। गांव की बेटी योजना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गांव की बेटियां होती है बहुत सारी, है ना। तो प्रारंभ वर्ष इसका 2005 है। प्रत्येक गांव की बेटी को 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रा को उच्च शिक्षा हेतु 500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। उच्च शिक्षा हेतु 500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, और 10 माह तक दिया जाएगा। प्रतिवर्ष 5,000 रुपये की छात्रवृत्ति देने का अनुमान है इस योजना के अंतर्गत। अगला है दोस्तों जननी सुरक्षा योजना, जो माताओं और जननियों की सुरक्षा के लिए 12 अप्रैल 2005 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था, मैंने आपको बताया था, ये सब पढ़ के हो चुकी है, फिर भी अपने को यहाँ फटाफट से मैं बता देता हूँ। इसका उद्देश्य जो है शिशु एवं मृत्यु दर को कम करना है। शिशु एवं मातृ मृत्यु दर, शिशु की भी और माता की भी मृत्यु दर को कम करना है दोस्तों, है ना। जो प्रसव को बढ़ावा देना एवं प्रसव सुविधा उपलब्ध हेतु 24 घंटे वाहन उपलब्ध करना। अगर महिलाओं बच्चे को जब जन्म देने वाली होती है उसको प्रसव कहते हैं, तो प्रसव के समय 24 घंटे से वाहन गाड़ी उपलब्ध रखना। कॉल करो और सीधे लेके आती है, और चिकित्सा व्यय की आपूर्ति के लिए 1,000 रुपये नगद राशि भी दी जाती है दोस्तों। अगर इसके थ्रू, जननी सुरक्षा योजना के थ्रू आप वहाँ जाके डिलीवरी करवाते हैं तो 1,000 रुपये भी दिया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में, नहीं शहरी क्षेत्रों में। अगला है जल अभिषेक अभियान दोस्तों। इसका प्रारंभ अप्रैल 2006 में किया गया था। इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश की खेत एवं अन्य प्रयोजन हेतु जल का संरक्षण एवं संवर्धन करना है। जल का संरक्षण भी और संवर्धन भी करना इसका उद्देश्य है। जल याद रखना है इसका, जल अभिषेक अभियान अप्रैल 2006। अगला जलदीप योजना। तो जलदीप योजना, जलद्वीप, तो जल में जो द्वीप बने हुए हैं उसके लिए योजना शुरू की गई थी 2007 में। इसके बारे में मैंने पढ़ा चुका हूँ, चैनल में जाके देखें, यानी यही वीडियो में पीछे जाके देखें। लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में तो कौन नहीं जानता दोस्तों। लाडली लक्ष्मी योजना, इसका प्रारंभ 1 अप्रैल 2007 को किया गया था। तारीख डायरेक्ट आती है पेपर में, है कि नहीं।
बालिका का जन्म 1 जनवरी 2006 या उसके बाद योजना के लिए हुआ तो पात्र होती हैं। 1 अप्रैल 2006 के बाद 1 जनवरी 2006 के बाद जो जन्मी बच्ची हैं उनके लिए है ये। इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ मैंने, देख सकते हैं आप जाके। बलराम ताल योजना दोस्तों इंपॉर्टेंट है। बलराम ताल योजना का सन आया एक बार पेपर में, 25 मई 2007 को प्रारंभ हुआ था। इसका उद्देश्य ताल निर्माण हेतु, तालाब के निर्माण हेतु 50% अनुदान, अधिकतम रुपये 80,000 एवं ST/SC कृषकों के लिए 75% का अनुदान, अधिकतम राशि 1 लाख रुपए देने का लक्ष्य रखा गया है। बलराम ताल योजना का मतलब है ताल निर्माण से रिलेटेड है, तालाब निर्माण। अगला है प्रतिभा किरण योजना दोस्तों। तो प्रतिभा किरण योजना 2009 में शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? शहर में BPL परिवार, जो शहर में जो BPL गरीबी रेखा से नीचे वाली परिवार की 12वीं कक्षा की छात्र को प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण करने पर स्नातक उपाधि में पाठ्यक्रम 300 रुपये प्रतिमा दिया जाएगा। 300 रुपये प्रतिमा दिया जाएगा। इसके बारे में मैंने पढ़ा चुका हूँ, देख लेना। प्रतिभा किरण योजना 2009 इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना 1 अप्रैल 2013 है ना, जो वृद्ध जन से संबंधित योजना है एक प्रकार की ये। 1 अप्रैल 2013 को लागू की गई थी और माता पिता जिनकी आयु 8 वर्ष या उससे अधिक हो गई होगी उसको 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है। सरदार पटेल भाई पटेल निःशुल्क औषधि योजना, ये 17 नवंबर 2012 को शुरू की गई थी। इस 17 नवंबर 2012 को जबलपुर के सेठ गोविंद दास अस्पताल से शुरू की गई थी दोस्तों। और ये निःशुल्क औषधि वितरण से संबंधित है। निःशुल्क औषधि वितरण से संबंधित योजना है, 17 नवंबर 2012। अगला पंच परमेश्वर योजना भी इंपॉर्टेंट है। ये 9 जनवरी 2012 इंपॉर्टेंट है तारीख, 9 जनवरी 2012। इसका उद्देश्य गांव के विकास की विभिन्न जिम्मेदारियों को ग्राम पंचायत और बेहतर तरीके से निभा सके। ग्राम पंचायत बेहतर तरीके से जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, नाली बनाना, ये वो जो भी नाली ढिकाना फलाना ढिकाना, सबको बेहतर तरीके से निभा सके, इसके लिए बनाया गया था पंच परमेश्वर योजना, है ना। और राशि भी आवंटित की जाती है, जैसे 2000 की जनसंख्या, सबके लिए अलग अलग है, देख लेना, पढ़ा चुका हूँ। अगला है मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना। भावांतर भुगतान योजना कृषि से संबंधित है। इसकी स्थापना यानी शुरुआत कब हुई थी? 2017 में। बस इसके बारे में मैंने पढ़ा चुका हूँ, देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों ये। भावांतर भुगतान योजना कृषि से संबंधित है, 2017 याद रखना है। एकलव्य शिक्षा विकास योजना इंपॉर्टेंट है, 2010-11 में आई थी ये, 2010-11 में। तेंदुपत्ता संग्राहकों के मेधावी छात्र को कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्र को 12,000 रुपये और 11वीं 12वीं के छात्र को 15,000 रुपये और गैर तकनीकी स्नातक के छात्र को 20,000 रुपये तक, तकनीकी स्नातक छात्रों को 50,000 रुपये तक छात्रवृत्ति देने का लक्ष्य है। जो तेंदुपत्ता संग्रह का जो तेंदुपत्ता चुनने वाले लोग होते हैं उनके छात्रों को है ये, उनके परिवार के छात्रों के लिए, है ना, 2010। अगला है मुख्यमंत्री कन्या निकाह योजना इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 2006। 1 अप्रैल 2006 डायरेक्ट तारीख आती है इसकी, 1 अप्रैल 2006 को। विवाह के समक्ष आर्थिक सहायता देना है ना। विवाह के समक्ष गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए, विवाह के समक्ष बेटियों के लिए आर्थिक सहायता देना है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना भी बोलते थे इसको, पुराना नाम था। इसका नाम संशोधन राशि इसमें कितना है, वर्तमान में कितना मिलता है? 55,000 रुपये। पहले 26 मिलता था, फिर 51 हुआ और फिर 55 हो गया, है ना। इतना याद रखना है बस, बाकी पढ़ा चुका हूँ, इसके बारे में देख लेना और अच्छे से। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। अगला है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, किसानों के कल्याणों के लिए बनाई गई है। 25 सितंबर 2000 कितना लिखा है? 25 सितंबर 2020 को प्रारंभ की गई थी दोस्तों, 25 सितंबर 2020 को प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य 4,000 रुपये प्रतिवर्ष से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए दिया जाता है। 4,000 रुपये प्रतिवर्ष किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए दिया जाता है ये योजना। तो ये परीक्षा उपयोगी योजना है, डायरेक्ट इनकी एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, प्रारंभ वर्ष, है ना यार। पूरी इंपॉर्टेंट वाली है, यहाँ आखिरी में लिखी हुई है, बाकी इधर पूरी पढ़ा चुका हूँ मैंने। लेक्चर कैसे लगा कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद वाला लेक्चर देखना बिल्कुल ना भूलें। हम इसके बाद 55वें नंबर का चैप्टर 25वें नंबर का चैप्टर पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की पंचवर्षीय योजना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो को स्पीड बढ़ा के देखा करें, टाइम बचेगा, है ना, आगे समझ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।